हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग कैंपस। आज की वीडियो में हम प्याजे को पढ़ेंगे। प्याजे का संज्ञानात्मक विकास या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको हर टीचिंग एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन पक्का मिलते हैं। प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का मिलते हैं और प्याजे जी का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाला टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में किसने बताया था। तो कौन सा था? प्याजे जी ने बताया था। ठीक है, देखिए आगे। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जिन प्याजे का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इनका जन्म 9 अगस्त 1896 ईस्वी को स्विट्जरलैंड में हुआ था। 22 वर्ष की आयु में जंतु विज्ञान में पीएचडी की थी। तो प्याजे जी ने किस में पीएचडी की थी? साइकोलॉजी में नहीं की, जंतु विज्ञान में, जूलॉजी में पीएचडी की थी 22 वर्ष की उम्र में। ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं। उन्होंने जीव विज्ञान एवं ज्ञान प्राप्ति की परीक्षा के बीच संबंध खोजने का प्रयास प्रारंभ किया। मनोविज्ञान के प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने अल्फ्रेड बिने के निर्देशन में फ्रेंच स्कूल के बच्चों के बुद्धि प्रशिक्षण का कार्य भी किया था। प्याजे जी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने बच्चे के ऊपर, खुद के बच्चे के ऊपर भी प्रशिक्षण किया था। और प्याजे जी का साथी कौन था? बिने, अल्फ्रेड बिने, जो कि उनके एक शिष्य थे। ठीक है, उन्होंने अपने खुद के 3 बच्चों के मानसिक विकास से संबंधित क्षण प्रतिक्षण को लेखा जोखा तैयार किया। इनके विश्लेषण के बाद 400 से अधिक पुस्तकें एवं लेखों को प्रकाशित किया और 16 सितंबर 1980 में प्याजे जी की मृत्यु हो गई। हम पढ़ते हैं। अब प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक की कार्यविधियाँ, विशेषताएं। सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर? सबसे पहले होता है संगठन या फिर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? प्रत्यक्षीकृत या बौद्धिक सूचनाओं को बौद्धिक संरचनाओं के साथ पैटर्न में व्यवस्थित करने से है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज़ का पैटर्न बनाना, किसी एक ऑर्गेनिक वे में रखना। ऑर्गेनाइजेशन में का मतलब ये तो होता है किसी चीज़ को हमें संभाल, मतलब कि ऐसे जचा के रखना, ठीक है, व्यवस्थित ढंग से रखना। तो ये चीज़ होगी इसके अंदर कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है जो वातावरण के साथ समायोजन करने में उसके ज्ञान तथा कार्यों को संगठित करती है। व्यक्ति मिलने वाली नवीन सूचनाओं को इन संरचनाओं में संगठित करने का प्रयास करता है, किंतु कभी कभी वह इस कार्य में सफल नहीं हो पाता तथा वह अनुकूलन करता है। इसमें क्या बताया प्याजे जी ने? प्याजे जी ने बताया कि हम क्या करते हैं, हम अपनी जो भी अपनी क्षमताएं होती है, जो भी अपनी बौद्धिक संरचनाएं होती है, उनको हम अपना निर्माण करते हैं और फिर एनवायरनमेंट से, बाहर से अलग अलग हम सूचनाएं इकट्ठी करते हैं। अगर वो हमारे साथ फिट बैठ रही है तो सही है, नहीं हो पाती तो हम क्या करते हैं, उन पे हम कार्य करते हैं, उनको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्याजे प्रथम मनोवैज्ञानिक था जिसने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील बताया। तो जन्म से क्रियाशील किसने बताया? प्याजे जी ने बताया था। सूचना प्रक्रमित प्राणी स्वीकार किया कि एक्टिव है एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बीइंग है। ठीक है, प्याजे के अनुसार व्यक्ति एकत्रित बौद्धिक सूचनाओं का वर्गीकरण करता है जिससे वह अपने बाह्य जगत की परिस्थितियों के अनुरूप सहज एवं स्वाभाविक ढंग से उचित व्यवहार कर सके। अब देखो, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ऑर्गेनाइज किया। विशेषता में सबसे पहला क्या है कि हमने ऑर्गेनाइज किया। कोई भी चीज़ें हैं, बौद्धिक संरचनाएं हैं, उनको हम एक अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद दूसरा क्या आता है? अनुकूलन की अडाप्टेशन। हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते कैसे हैं। अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान एवं नवीन अनुभवों के मध्य संतुलन स्थापित करता है कि पहले हमें क्या पता है और जो नया हम क्या सीख रहे हैं। जो पहले पता है और जो नया सीखा किसी चीज़ के बारे में, उन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं? अनुकूलन बनाते हैं ताकि मिसबैलेंस ना हो। उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। इसके 2 पार्ट हैं। इसको एक तो बोलते हैं असेसिमिलेशन या फिर आत्मसातीकरण, एक होता है अकोमोडेशन। देखो, एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन, देखो, आत्मसातीकरण का मतलब क्या होता है कि मान लो आपको कोई चीज़ पता है पहले किसी चीज़ के बारे में, तो हम क्या करेंगे, कोई नई चीज़ देखेंगे ना वैसी की वैसी, तो हमारे दिमाग में जो पहले से पता है वैसा ही कुछ ना कुछ की इमेज बनने लग जाएगी। जैसे कि मान लो आपको किसी बच्चे को आपने कह दिया कि सफ़ेद रंग का कोई, मान लो कि कुत्ता है, ये कोई कुत्ता है, वाइट कलर का कुत्ता है, तो आपने बता दी कि उसकी 2 तो आँखें होती है कुत्ते के, 4 पैर होते हैं, वो भौंकता है। ठीक है, ये बातें बच्चे के दिमाग में बैठ गई, तो उसने ऑर्गेनाइज कर लिया अपने दिमाग के अंदर कि भाई ये ऐसी बातें होती है। वाइट कलर का होता है, उसको कुत्ता बोलते हैं, उसकी 2 आँखें होती है और 4 उसके पैर होते हैं और वो भौंकता है। ठीक है, लेकिन
अब बच्चे ने क्या देखा, बच्चे ने देखा कि एक और देखा वैसा ही वाइट कलर का बकरी का बच्चा देखा। उसके भी 4 पैर थे, 2 आँखें थी, ठीक है। तो अब बच्चे ने क्या सोचा कि ये भी क्या है, बकरी का बच्चा है, वो भी क्या है, कुत्ता है। तो बच्चे ने इसने क्या किया, आत्मसातीकरण किया कि नवीन अनुभव को पूर्ववर्ती अनुभव की सहायता से वर्तमान बौद्धिक क्षमताओं में व्यवस्थित कर लिया। वो जानता हूँ इस चीज़ को, ये क्या है, कुत्ता है, ठीक है। लेकिन वो कुत्ता तो था ही नहीं, वो बकरी का बच्चा था। जब वो बकरी का बच्चा बोला तब वो कुत्ते की तरह भौंका तो है नहीं, बकरी का बच्चा तो मैं करके आवाज़ निकालता है। तो बच्चे ने क्या सोचा कि ये तो कुत्ता तो नहीं है, कुछ और है जो कुत्ते की तरह भौंक नहीं रहा। तो फिर बच्चे को आपने क्या बताया, बच्चे को आपने बताया कि जो वाइट कलर का होता है वो ज़रूरी नहीं कुत्ता होता है, वाइट कलर का कुछ और भी हो सकता है, बकरी का बच्चा भी हो सकता है। तो अब बच्चे ने क्या किया, अपने पहले वाले ज्ञान को तो उसमें क्या कर लिया, अब उसने उसका समायोजन कर लिया, मतलब समाविष्टीकरण कर लिया। पहले वाला जो ज्ञान था उसमें जो भी कमियां थी उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया, उसको हम बोलते हैं समाविष्टीकरण, ठीक है। देखो इसमें एक और एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो, जैसे कि मान लो एरोप्लेन उड़ती है, लेकिन बच्चे के दिमाग में भी बात बैठ गई कि जो उड़ने वाली चीज़ क्या होती है, वो एरोप्लेन होती है, ठीक है। फिर बच्चे ने किसी दूसरे हवाई जहाज़ को उड़ते हुए देखा तो उसने क्या सोचा कि अपने आप बता दिया कि एरोप्लेन है, उसको आप बोलोगे आत्मसातीकरण, ठीक है। फिर एक दिन बच्चे ने क्या देखा कि कोई ये पक्षी उड़ रहा था, ठीक है। तो उसको बच्चे ने क्या बोला कि वो क्या है, एरोप्लेन है, लेकिन आपने उसको बताया कि ये एरोप्लेन नहीं है, ये पक्षी है। इसका मतलब बच्चे के दिमाग में क्या बात आ गई कि पक्षी भी उड़ सकते हैं। तो उसने क्या किया, जो अपना पहला वाला ज्ञान था ना, उस ज्ञान में कुछ चेंज किया कि मेरा पहला ज्ञान अधूरा था, मतलब दूसरा चेंज किया उसको कि उड़ने वाले पक्षी भी होते हैं। उसको आप क्या बोलोगे, समायोजन या फिर अकोमोडेशन बोलोगे, उसको समाविष्टीकरण। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने आपको ये बच्चे वाला ये एग्जाम्पल दिया है जहाज वाला, ये वाला पेपर में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तो इनको हम बोलते हैं समाविष्टीकरण। और बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा है, पियाजी ने कहा है। देखो ये दोबारा बता दिया वही वाली बात, जैसे कि 2 वर्ष के एक बच्चे को एक सफ़ेद कुत्ते के विषय में बताया जाता है तो उसे पता चलता है कुत्ते की 2 आँखें, 2 कान, 1 मुख व 4 पैर होते हैं, लेकिन बालक सफ़ेद रंग के बकरी को बच्चे को देख के उसे कुत्ता समझता है। इसको आप क्या बोलोगे, आत्मसाती की प्रक्रिया। लेकिन जब बालक कुत्ते के विषय में यह जान लेता है कुत्ता भौंकता है, तो बकरी के कुत्ते के बच्चे के बीच में अंतर स्पष्ट करना सीख जाता है। उसको आप क्या बोलोगे, अकोमोडेशन या फिर समाविष्टीकरण, ठीक है। जैसे जैसे पुरानी बातों में नवीन बातें जुड़ती जाएगी, वैसे वैसे कुत्ते से संबंधित उसका प्रत्यय परिपक्व होता जाएगा, ठीक है। बालक के अनुभव उसके बौद्धिक स्तर के अनुरूप होते ही आत्मसाती एवं समाविष्टीकरण की प्रक्रिया संभव हो जाती है। बौद्धिक विकास का एक स्वच्छ संचालन प्रक्रिया है जिसमें बालक अपनी बौद्धिक संरचना तथा नवीन अनुभव में तालमेल बिठाना सीखता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट होता है सामाध्याकरण या फिर इक्विलिब्रिएशन। ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी नई परिस्थिति के कारण उत्पन्न संज्ञानात्मक असंतुलन को दूर कर संतुलन करने का प्रयास करता है। मतलब कोई ऐसी चीज़ होती है जैसे कि उसमें जो डिसबैलेंस हो गया उसको वो कंप्लीट बैलेंस में लाने की कोशिश करता है कि ये तो ऐसी चीज़ नहीं है, उसको वो इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रिएशन। जिस प्रक्रिया में आत्मसातीकरण अथवा समाविष्टीकरण दोनों की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। जो पीछे वाला एग्जाम्पल मैंने बताया कि बच्चे को पता चल जाता है कुत्ता भौंकता है लेकिन बकरी अलग होती है, तो उसने क्या किया, अपने पहले वाले ज्ञान को चेंज करके दूसरा वाला ज्ञान उसमें संतुलन किया। तो इसी को आप क्या बोलोगे, इक्विलिब्रिएशन। मतलब इसमें दोनों प्रक्रिया शामिल होगी, अकोमोडेशन वाली भी और एसिमिलेशन वाली भी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है स्कीमा। स्कीमा क्या होते हैं, व्यक्ति की ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है या फिर जो नॉलेज, उसको हम बोलते हैं स्कीमा। और स्कीम्स क्या होता है, व्यवहारों का संगठित पैटर्न से आसानी से दोहराया जा सकता है, उसको बोलेंगे स्कीम्स। स्कीम्स का मतलब होता है कि मेथड क्या क्या है, कैसे कौन से, इसको मेथड भी बोल सकते हो। जैसे कि आप बच्चे को स्कूल जाने के लिए तैयार करते हो तो बच्चे को पता है कि सुबह पहले ब्रश करना है, नहाना है, फिर कपड़े पहनने हैं, शूज़ पहनने हैं, ये सब चीज़ें बच्चे अपने आप उसको दोहरा सकते हैं। उसको आप क्या बोलोगे, स्कीम्स। उसके दिमाग में बैठ रखी है बात, पूरा प्रोसेस बैठा हुआ है, उसको आप स्कीम बोलोगे। और स्कीमा क्या होता है, स्कीमा ये होता है कि बच्चा हर चीज़ का अपने दिमाग में छोटे छोटे डिब्बे बना लेता है हर चीज़ के लिए। जैसे कि ये वाला स्कूल के लिए, मतलब हर चीज़ का हम अपने दिमाग में एक तरफ का पैटर्न सा बना लेते हैं अपने माइंड के अंदर। उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं स्कीमा, ठीक है। हर चीज़ का स्कीमा अलग अलग बना हुआ है। जैसे कि अब मैं बात कर रही हूँ स्कूल की, तो आपके दिमाग में एकदम से स्कूल की पिक्चर आ गई। जैसे हम बात करें बुक की, एकदम से बुक की पिक्चर आ जाती है। जैसे हम बात करते हैं एप्पल, तो आपके दिमाग में एकदम से एप्पल की फ़ोटो आ जाती है। तो इस टाइप से इनको क्या बोलते हो आप, स्कीमा बोलते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा।
अब जो नेक्स्ट है, पियाजे के बौद्धिक विकास को पियाजे ने 4 अवस्था में विभाजित किया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पक्का मिलते हैं। 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है संवेगात्मक गामक अवस्था, या फिर इसको बोल देते हैं हम सेंसिटिव मोटर। ये 4 है। पहली बात तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी अवस्था में विभाजित किया है, 4। ठीक है कौन कौन सी? सबसे पहले है सेंसरी मोटर स्टेज। देखो सबसे पहली आ जाएगी सेंसरी मोटर स्टेज या फिर संवेगात्मक गामी अवस्था। दूसरी अवस्था आती है इसके अंदर प्री ऑपरेशनल, और थर्ड अवस्था आती है इसके अंदर ऑपरेशनल या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और फोर्थ अवस्था जो इसकी होती है, फोर्थ अवस्था इसके अंदर आती है फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं होती है। इन चारों के नाम याद रखने हैं, या ये याद रखना है कितनी अवस्थाएं इसमें से क्वेश्चन आता है। इन चारों के नाम याद रखो, जैसे ऑप्शन में दे देंगे आपको नाम, 3 नाम सही होंगे, एक नाम गलत होगा, तो आपको पता करना होगा कौन सा नहीं है। और इनकी एज भी आपको ध्यान रखनी है कि जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है वो कहाँ तक होती है, प्री ऑपरेशनल कहाँ तक होती है। सेंसरी मोटर जैसे कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है वो 2 से 7 वर्ष तक होती है, और जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन होती है वो 7 से 11 होती है, और फॉर्मल होती है 11 से 15 होती है। तो आपको ये एज भी ध्यान रखनी है, इनसे भी क्वेश्चन पक्का आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संवेगात्मक गामक अवस्था में सेंसरी मोटर स्टेज। तो कहाँ तक है ये? जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, विकास की प्रथम अवस्था है जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक देखने, पकड़ने, चूसने आदि की सबद सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं के अग्रसर होता है। तो बच्चा क्या करता है? 0 से 2 साल का बच्चा यही काम करेगा कि देख सकता है, किसी चीज़ को पहुंच सकता है, वहाँ पे पकड़ने की कोशिश करेगा, या फिर चूसता है, अंगूठा वगैरह चूसता है। तो ये सारी चीज़ें इस अवस्था में चलती है। ठीक, किंतु धीरे धीरे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसका इच्छा अनुसार प्रयोग करना सीख जाता है। जैसे कि सबसे पहले दौरान शिशु फिर गतिशील बनेगा, मतलब सेमी वर्बल थोड़ा थोड़ा बोलने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें इस अवस्था के दौरान होती है। ठीक है, आवाज़ एवं प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करता है। जैसे कि हम कोई आवाज़ करते हैं तो बच्चा उसको देखता है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, इसलिए हम ऐसे खिलौने भी लेके आते हैं, छन 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 बोलते हैं, तो बच्चे उसको देख के खुश होते हैं, फिर चुप भी हो जाते हैं, या फिर रुचिकर कार्यों को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वस्तु स्थायित्व, ये बहुत बड़ी बात है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। वस्तु स्थायित्व का ज्ञान इस अवस्था तक आ जाता है। देखो, इससे पहले अगर आप मान लो बच्चे ने कोई ऐसी चीज़ पकड़ रखी जो उसके लिए अच्छी नहीं है, हम उसको छुड़वाना चाहते हैं, तो हम उसको छुपा के ऐसे कह देते हैं कि ले गया, तो बच्चा सोचता है कि वो चीज़ खत्म हो गई है। ठीक है, या फिर आप हाथ जैसे अपने हाथों को लगा देते हो मुँह के आगे, ऐसे कहते हो त्या वाले जो बच्चे के साथ करते हैं, वो सोचता है कि सामने वाला है ही नहीं। लेकिन इस एज तक बच्चा समझ जाता है कि ये वो चीज़ उसने छुपाई है ना, वो सच में है, उसने ऐसे छुपा रखी है। तो वस्तु का स्थायित्व बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है। अब वो आपकी इन बातों से नहीं मानेगा कि आप उसको त्याग करो, वो खेलने लगे, नहीं, उसको पता चल जाएगा कि ये यहीं पे ही है। ठीक है, और 1.5 वर्ष की आयु में बालक कुछ करने से पूर्व सोचना भी पहले प्रारंभ कर देते हैं कि काम करने से पहले थोड़ा बहुत सोचने लगते हैं। प्रारंभ में भाषा का प्रयोग अनुकरण के लिए, बाद में अपनी अभिव्यक्ति के लिए करते हैं। सबसे पहले हमारे पीछे पीछे बोलते हैं, हम कुछ बोलेंगे, हमारे पीछे पीछे बच्चे बोलेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा, उसको कुछ चाहिए होगा तो अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए माँ बोलेगा, पा बोलेगा, पानी के लिए मम बोलेगा, तो वो सब चीज़ें बोलने लगता है, बच्चा समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, इस अवस्था के पूर्ण विकास के बाद बालक संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था में जाने को तैयार हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, इसके 2 पार्ट है, एक तो होते हैं प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, एक होते हैं इनिशिएटिव स्टेज। तो प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज कौन सी होती है? 2 से 4 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा क्या करता है? बड़ों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति, भाई बहन माता पिता की तरह कार्यों करने की कोशिश करता है, कार्यों को देख के इस काल में सीखता है। इस वर्ष में बच्चा 200 से अधिक शब्द बोलना सीख जाता है, और 6 वर्ष तक बच्चा 16,000 तक शब्द को समझ लेता है। इस अवस्था में बालक में जीववाद तथा आत्म केंद्रता का एनिमिज्म होता है। एनिमिज्म का मतलब क्या होता है? देखो, ये वाली बात में कई बार आई हुई है। एनिमिज्म का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, वो गिर गया, तो हम क्या, किसी बच्चे को किसी चेयर से चोट लग गई, तो हम ऐसे कहते हैं चेयर ने मारा, हम चेयर को ऊपर से ऐसे पिटाई करते हैं, चेयर ने क्यों मारा, देखो चेयर की पिटाई कर दी। तो बच्चा सोचता है कि इस चेयर के अंदर भी ना जो जीव है, मतलब ये चेयर भी जीवित है, इसको भी दर्द हुआ है, जैसे तुम्हें दर्द हुआ है, तो वो बच्चा उस बात को खुश हो जाता है। तो उसके अंदर कौन सा आ जाता है? एनिमिज्म की चीज़ें आ जाती है। और आत्म केंद्रिता भी इको सेंट्रिक, मतलब उसका वो चाहता है कि सब चीज़ों के सेंटर में मैं ही रहूँ, मेरे को ही प्राथमिकता मिले। तो ये चीज़ें भी बच्चे के दिमाग में रहती है।
उसके बाद 4 से 7 वर्ष तक बच्चा कैसे रहता है, प्याजे तात्पर्य किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेने, जैसे कि 2 समान लंबाई की छड़ियों को देखकर समान बताना, किंतु उनमें से एक छड़ी को आगे कर देने से बालक उनमें से छोटी एक को छोटी दूसरी को बड़ी बताता है। ये चीज़ें भी आती हैं, जैसे कि हमने को 2 पेंसिल ले रखी है, ठीक है, जैसे बच्चे को चॉकलेट भी देते हैं, 2 ले रखी है, तो हम क्या करते हैं कि 2 चॉकलेट है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है, हाँ बच्चा सोचे दोनों बराबर है, लेकिन एक को हम आगे कर देंगे वही वाले की, एक को पीछे करें तो छोटी दिखाई देगी, तो बच्चे को भी ये लगता है कि ये वाली बड़ी है ये वाली छोटी है, तो उसमें अभी तक वो अंतर नहीं कर पाता कि दोनों चीज़ें सेम है। या फिर किसी को पानी ले रखा आपने, उस पानी को आपने गिलास में डाला तो वो इतना तक आ गया, फिर उसमें बड़े वाले जग में डाला तो थोड़ा इतना ही पानी आया है, तो बच्चे को लगता है कि इसमें ज़्यादा है इसमें कम है, तो मतलब ये चीज़ें भी बच्चे के दिमाग में अभी तक क्लियर नहीं होती कि दोनों में सेम क्वांटिटी सेम है, ठीक है। इस अवस्था में बालक में विभिन्न प्रत्ययों की समझ मुख्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि वे प्रत्यक्षतः क्या देख रहे हैं। वस्तु का बोध उनकी सबसे प्रबल या स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले पक्ष पर आधारित होता है। बालक केवल बाईं दाईं देखकर ही एक छड़ी को बड़ी बता देता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस प्रक्रिया में इरिवर्सिबिलिटी भी होती है, था बालक मानसिक क्रम के प्रारंभ बिंदु तक पुनः नहीं लौट पाता। जैसे बालक छड़ी की पूर्वावस्था को संज्ञान में नहीं ला पाता कि दोनों चीज़ें बराबर ही थी, उसको सिर्फ आगे किया, तो रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। उसके बाद संरक्षण का सिद्धांत, ये संरक्षण का सिद्धांत मैंने आपको बता ही दिया अभी तक, जो बताया था किसी वस्तु की मात्रा पर उस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने पर उस वस्तु को हिस्सों या टुकड़ों में विभक्त कर देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बच्चे के दिमाग में नहीं आती कि पानी को मैंने छोटे बर्तन में डाला तो बड़ा ज़्यादा लगेगा और बड़े बर्तन में डालूँ तो कम लगेगा, लेकिन क्वान्टिटी सेम है, तो ये बच्चे के दिमाग में भी नहीं आती, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये मैंने बता दिया आपको, ये सारी बातें मैं बता चुकी हूँ। अब आता है अपने पास कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ये कब से चलता है, 7 से लेकर 11 वर्ष तक चलता है, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है, चिंतन संक्रियात्मक विचारों का स्थान लेने लगता है। बालक छोटे छोटे विलों में रिवर्सिबल पदों की श्रृंखला के साथ विचार करने लगते हैं। बालक मूर्त वस्तु के संबंध में अनेक प्रकार के तार्किक संक्रियाएं करने लगता है। मूर्त चीज़ें होती हैं तो उसके सामने दिखाई देती है, उनके बारे में कुछ ना कुछ वो क्रियाएं करने लगता है। अब बालक माप भी सकता है, तोल भी सकता है। अब बालक को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब आप छोटे वो गिलास में पानी डाल के ये नहीं कह सकते इसमें ज़्यादा डाल दे, क्योंकि बच्चे को पता है कि वो उतना ही था, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है बालक के अंदर, और भौतिक वस्तुओं के संरक्षण का ज्ञान में बालक को हो जाता है। और इस अवस्था में बालक क्रमबद्धता अंशपूर्ण प्रत्ययों का उपयोग करना सीख जाता है, ठीक है। बालक को पता चल जाता है वस्तुओं को उनके आकार, भार आदि की दृष्टि से क्रमबद्ध करना, छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी की, और इन सब चीज़ों को बालक व्यवस्थित करना सीख जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक में आत्म केंद्रितता भी कम होने लगती है। अब बालक बिल्कुल ये नहीं सोचता कि मैं इस सेंटर में रहूँ, सो मेरे ऊपर ही ध्यान दे, इतना ज़्यादा नहीं होता वो, ठीक है। इसके बाद आती है औपचारिक परिचालन या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है 11 से 15। इस अवस्था में देखो, इस अवस्था में बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित करने लगता है। पहले तो बच्चा मूर्त चीज़ें देख रहा था, लेकिन अब अमूर्त चीज़ें जो चीज़ें वास्तव में रियल में दिखाई नहीं देती ना, उनके बारे में भी सोचना वो शुरू कर देता है। अमूर्त चीज़ें भी करना वो स्टार्ट कर देता है, तार्किक चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, लॉजिक लगाना शुरू कर देता है इन बातों में, और बौद्धिक संगठन अधिक क्रमबद्ध हो जाता है इस अवस्था में। तो इस अवस्था में बालक अब क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। तो ये था प्याजे की चारों स्टेज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, कुछ समझ में आया है, तो इसको लाइक कीजिए। प्याजे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार क्या हर बार आते हैं पेपर में। ये जो मैंने आज आपको वीडियो करवाई है, इस वीडियो से आपको पक्का 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एस्टेट के अंदर, आता ही आता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।